एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल जो कभी गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस माना जाता था। एक ऐसा मेटल जिसके लिए वॉर्स लड़े गए हैं। लेकिन आज ये मेटल एक बस कमोडिटी बन के रह गया है। पिछले 4 सालों में एल्युमिनियम का प्राइस 1.5 टाइम्स बढ़ा है, फ्रॉम $1700 पर टन इन सितंबर 2020 टू $2700 पर टन इन सितंबर 2025। यानी प्राइस लगभग 1.25 लाख पर टन से बढ़ के 2.4 लाख पर टन पे चला गया है। तो ऐसे कौन से डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स हैं जो एल्युमिनियम प्राइस को इंपैक्ट करते हैं? वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज के वीडियो में हम एल्युमिनियम एज अ कमोडिटी को डीपली स्टडी करेंगे। एल्युमिनियम में पहले यूएस का डोमिनेंस था जो 1980s में चाइना ने छीन लिया। ये कैसे हुआ ये भी हम आज डिस्कस करेंगे ताकि हमें करंट एल्युमिनियम मार्केट के बारे में बेटर समझ में आए। फिर हम इंडिया के एल्युमिनियम सेक्टर को समझेंगे एंड देखेंगे कि इंडिया में कुछ लिस्टेड कंपनीज एल्युमिनियम के फ्यूचर को कैसे देख रही हैं। इसमें हम इंडिया में बढ़ते एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स और कुछ और इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को भी समझेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, एल्युमिनियम की डिस्कवरी 1827 में हुई थी। एल्युमिनियम अबंडेंट तो था, लेकिन इसे एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं था क्योंकि ये बॉक्साइट ओर्स में ट्रैप्ड थे। इसी स्कैरसिटी की वजह से एल्युमिनियम गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस था, इतना कि फ्रांस के एम्परर नेपोलियन द थर्ड अपने इंपॉर्टेंट गेस्ट्स के लिए एल्युमिनियम के बर्तन रखते थे और नॉर्मल लोगों के लिए गोल्ड के बर्तन। लेकिन 1886 और 1889 में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस और बेयर प्रोसेस डिस्कवर हुए। इन प्रोसेसेस ने एल्युमिनियम के प्रोडक्शन को स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया और बढ़ते प्रोडक्शन के वजह से एल्युमिनियम की स्कैरसिटी खत्म हो गई। ऐसे ही एल्युमिनियम एक लग्जरी मेटल से कमोडिटी बन के रह गया। लेकिन आज भी एल्युमिनियम एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। ट्रांसपोर्टेशन से लेके पैकेजिंग तक एल्युमिनियम का यूज काफी डाइवर्स है। एल्युमिनियम विजन डॉक 2025 के हिसाब से ग्लोबली एल्युमिनियम का मेजर डिमांड ब्रॉडली 6 सेक्टर से आता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से डिमांड हाईएस्ट है, 25% अकेले यही सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। कोरोजन रेजिस्टेंट, फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होने के कारण एल्युमिनियम विंडो फ्रेम्स, रूफिंग, शेल्व्स, रेलिंग्स वगैरह में काफी यूज होने लगा है। एल्युमिनियम का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी स्टील से ज्यादा है, इसीलिए इसे एक इफेक्टिव रिप्लेसमेंट की तरह देखा जा रहा है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जहां से एल्युमिनियम का 23% डिमांड आता है। एल्युमिनियम व्हीकल के लिए एक की रॉ मटेरियल की तरह उभर रहा है। कंपोनेंट्स जैसे कि बॉडी पैनल्स, चैसिस कंपोनेंट्स और इवन रेल वैगन कंपोनेंट्स में एल्युमिनियम यूज किया जा रहा है। ईवीज और एरोस्पेस में भी एल्युमिनियम का यूज बढ़ रहा है। एल्युमिनियम विजन डॉक 2025 के हिसाब से 2030 तक ग्लोबल इंक्रीमेंटल डिमांड का 35% सिर्फ ट्रांसपोर्ट से आएगा। एल्युमिनियम ग्लोबल डिमांड का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इलेक्ट्रिकल सेक्टर है। इससे ग्लोबल डिमांड का 12% आता है। अच्छी कंडक्टिविटी और लाइट वेट होने की वजह से एल्युमिनियम केबल्स, ट्रांसमिशन लाइंस और बस बार्स में यूज हो रहा है। रिन्यूएबल्स में भी एल्युमिनियम का यूज बढ़ रहा है, जैसे कि सोलर फार्म्स, विंड टावर्स, बैटरी एनक्लोजर्स और माइक्रोग्रिड हार्डवेयर में। एल्युमिनियम का डिमांड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पैकेजिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल से भी आता है। ये 3 सेगमेंट्स मिलके लगभग 25% ऑफ टोटल डिमांड कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्री वाइज देखें तो ग्लोबली चाइना सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कंज्यूम करता है। इनफैक्ट ग्लोबल डिमांड का आधा से ज्यादा चाइना से आता है। और सिर्फ डिमांड ही नहीं, चाइना एल्युमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। 2023 में चाइना ने अकेले ही टोटल ग्लोबल एल्युमिनियम प्रोडक्शन में 59% कंट्रीब्यूट किया था। फिर आते हैं इंडिया एंड रशिया विद 6% एंड 5% कंट्रीब्यूशन। इंडिया की बात करें तो हमारा 47% डिमांड इलेक्ट्रिकल सेक्टर से आता है, 16% ट्रांसपोर्ट से आता है, 16% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आता है और बाकी 20% छोटे छोटे सोर्सेस से आता है। फाइनेंशियल ईयर 47 तक एक्सपेक्टेड है कि 64% डिमांड ग्रोथ इलेक्ट्रिकल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो आज के दिन एक इंडियन व्हीकल में सिर्फ 40 से 45 kg एल्युमिनियम यूज होता है। ग्लोबल एवरेज 160 टू 200 kg पर व्हीकल है, तो हमारे पास अभी काफी रूम टू ग्रो है। ये तो था डिमांड साइड। अब सप्लाई साइड की बात करें तो आज के दिन इंडिया, चाइना एंड रशिया मिलकर प्राइमरी एल्युमिनियम के ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 70% कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 2001 में अमेरिका, यूरोप और रशिया मिलकर 60% कंट्रीब्यूट करते थे और 2023 आते आते उनका शेयर सिर्फ 17% रह गया और वहीं चाइना का शेयर 59% हो गया।
तो आखिर ये हुआ कैसे? कैसे चाइना एल्युमिनियम का किंग बन गया? ये समझने के लिए हमें एल्युमिनियम के वैल्यू चेन को और थोड़ा डीपली समझना होगा। एल्युमिनियम का वैल्यू चेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग आता है। इस सेगमेंट में बॉक्साइट ओर को माइन किया जाता है और फिर रिफाइन करके एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिडस्ट्रीम में स्मेल्टिंग के प्रोसेस से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फाइनली डाउनस्ट्रीम में सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि रॉड्स, बार्स, शीट्स, प्लेट्स, कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स वगैरह। अपस्ट्रीम सेगमेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम के 2 सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स है बॉक्साइट जो कि माइन से निकाला जाता है, और सेकेंडरी सोर्स है एल्यूमिनियम स्क्रैप। प्राइमरी सोर्स देखें तो आज के दिन दुनिया में लगभग 3000 करोड़ टन ऑफ बॉक्साइट रिजर्व्स हैं, और इसका 72% सिर्फ 5 कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और जमाइका। 2023 में ग्लोबल बॉक्साइट प्रोडक्शन लगभग 40 करोड़ टन था। 2001 से 2023 तक ये 5% CAGR से बढ़ा है, और ये भी मेजरली 3 कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चाइना। ये 3 कंट्रीज मिलकर ग्लोबल बॉक्साइट का 73% प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, चाइना ग्लोबल बॉक्साइट प्रोडक्शन में 24% जरूर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन चाइना के पास ग्लोबल बॉक्साइट रिजर्व्स का सिर्फ 2.4% है। इसीलिए चाइना बॉक्साइट मोस्टली इंपोर्ट करता है, और वो भी फ्रॉम गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट चाइना बॉक्साइट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। 2023 में चाइना ने लगभग 14.2 करोड़ टन बॉक्साइट इंपोर्ट किया था। ये टोटल बॉक्साइट इंपोर्ट्स का 88% था। इंडिया की बात करें तो हम वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ बॉक्साइट रिजर्व्स, एंड हम 5th लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन। ये चार्ट देखो, हमारे पास लगभग 500 करोड़ टन के बॉक्साइट रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 13% यानी 65 करोड़ टन ही एक्सप्लोर्ड है, और ये रिजर्व्स मोस्टली 4 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, ओडिशा, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट्स मिलकर इंडिया के टोटल बॉक्साइट रिजर्व्स में 91% कंट्रीब्यूट करते हैं। उड़ीसा में ही सिर्फ 63% रिजर्व्स हैं। बॉक्साइट प्रोडक्शन की बात करें तो हम लगभग 2.3 करोड़ टन बॉक्साइट एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। 2016 तक हम इस प्रोडक्शन का 70 to 80% डोमेस्टिकली कंज्यूम करते थे और बाकी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन 2016 से हमारा डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं फ्रॉम 29 लाख टन इन 2016 टू ओनली 1 लाख टन इन 2023। प्लस इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। ये देखो, 2016 से 2023 तक हमारा बॉक्साइट इंपोर्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, फ्रॉम 16 लाख टन इन 2016 टू 38 लाख टन इन 2023। वैल्यू चेन का अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो उसमें बेयर प्रोसेस से एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट को कॉस्टिक सोडा और हीट से वॉश करके एक फाइन पाउडर निकाला जाता है। यही वाइट पाउडर एल्यूमिना होता है, और फिर एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है मिड स्ट्रीम सेगमेंट। पूरे वैल्यू चेन को समराइज करूं तो 6 से 7 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्यूमिना बनता है, और इस 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। 2023 में ग्लोबल एल्यूमिना प्रोडक्शन 13.8 करोड़ टन था। चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील मिलकर इसका 80% से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। चाइना अकेले ही 60% प्रोड्यूस करता है, और सिर्फ एल्यूमिना ही नहीं, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भी चाइना लीड करता है। चाइना वर्ल्ड का 59% एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये हुआ कैसे? 1978 में चाइना ने एल्यूमिनियम को एक पिलर इंडस्ट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया। फिर 1990s में ऑयल क्राइसिस की वजह से जापानीज स्मेल्टिंग कंपनीज अपने प्लांट्स बंद कर रहे थे, तो उनका ये स्क्रैप चाइना कम कॉस्ट पे इंपोर्ट करने लगा। प्लस उस टाइम पे जो भी इंटरनेशनल सप्लायर्स बॉक्साइट और एल्यूमिना बेचते थे, वो फ्री टेक्निकल असिस्टेंस भी देते थे। तो चाइना ने उनसे सीखा, अलग अलग ओर ब्लेंड्स टेस्ट किए और अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर लिया। कभी कभी तो ये लर्निंग क्वेश्चनेबल तरीकों से भी आती थी, जैसे कि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट शुरू करके बीच में छोड़ देना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, या फिर IP राइट्स इग्नोर करके फॉरेन टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट कर लेना। साथ ही गवर्नमेंट सब्सिडीज और एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ाने लगी। इन सब्सिडीज की वजह से चाइना के पावर कॉस्ट 2016 में इंडिया के रेट से काफी कम थे। चाइना ने वर्टिकल इंटीग्रेशन पे भी फोकस किया। बॉक्साइट माइनिंग से लेकर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स तक चाइना ने हर स्टेज में कैपेसिटी बिल्ड की। अपने लो ग्रेड ओर्स को भी प्रोसेस करने के लिए चाइना ने टेक्नोलॉजी डेवलप की। 2011 से 2015 के बीच चाइना ने उतनी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कैपेसिटी बिल्ड कर दी जितनी बाकी दुनिया ने 25 साल में की थी। 1990 में चाइना के स्मेल्टर्स का एवरेज साइज सिर्फ 22,000 टन पर एनम था, जबकि दुनिया के स्मेल्टर्स का एवरेज 1.9 लाख टन पर एनम था। लेकिन 2015
2015 आते आते चाइना के स्मेल्टर्स का एवरेज साइज 3.3 लाख टन पर एनम हो गया, यानी 2.6 लाख टन पर एनम के ग्लोबल एवरेज से ज्यादा। और जहां चाइना का एल्यूमिनियम सेक्टर ग्रो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूएस स्ट्रगल कर रहा था। 2000 तक यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर था, लेकिन 2016 में यूएस का ग्लोबल शेयर 1.5% हो गया। ये टेबल देखो, 2012 से 2017 के बीच यूएस में प्रोडक्शन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तेजी से गिर गया। एज अ रिजल्ट प्राइमरी एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स भी तेजी से बढ़ने लगे। जहां 2017 में प्रोडक्शन 1000 मेट्रिक टन से भी कम था, वहीं इंपोर्ट्स 5000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा थे, यानी इंपोर्ट्स लोकल प्रोडक्शन का 5 गुना था। जाहिर सी बात है कि यूएस एजेंसीज इस बात को इन्वेस्टिगेट तो जरूर करते कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे रिसर्च में हमें ऐसा एक रिपोर्ट मिला। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के रैपिड डिक्लाइन के 4 मेजर रीजंस थे। पहला, एल्यूमिनियम स्क्रैप अवेलेबिलिटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जैसे जैसे कंपनीज ने सेकेंडरी प्रोडक्शन पे फोकस किया, प्राइमरी प्रोडक्शन कम होने लगा और रिसाइकलिंग का शेयर टोटल सप्लाई में बढ़ने लगा। दूसरा, यूएस में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत हाई थे एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, एंड एल्यूमिनियम बनाने में 30 to 40% पावर कॉस्ट ही होता है। तो यूएस में कंपनीज के लिए एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने का कॉस्ट काफी बढ़ गया। तीसरा, यूएस के स्मेल्टर्स पुराने हो रहे थे और ये कंपनीज नए एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे। एंड रीजन नंबर 4, यूएस का पर कैपिटा एल्यूमिनियम कंजम्पशन गिर रहा था। जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होना था, मेजरली हो चुका था। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों पीक पर थे, तो उनके पास और हेडरूम टू ग्रो नहीं था। इन चारों रीजंस के वजह से यूएस में प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन गिर गया। इसी समय चाइना में डेवलपमेंट की लहर थी और उन्होंने इस मार्केट को कॉर्नर कर लिया। और चाइना के बाद इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गई। फाइनेंशियल 16 से फाइनेंशियल 24 के बीच हमारा प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 7% CAGR से बढ़ा है, फ्रॉम 24 लाख टन्स इन 2016 टू 42 lakhs इन फाइनेंशियल 24। और डोमेस्टिक कंजम्पशन 5.6% CAGR से बढ़ा है, फ्रॉम 32 लाख टन्स इन फाइनेंशियल 16 टू 49 लाख टन्स इन फाइनेंशियल 24, यानी कंजम्पशन प्रोडक्शन से ज्यादा है। लेकिन अभी भी हमारा पर कैपिटा एल्यूमिनियम कंजम्पशन सिर्फ 3.5 kgs है। ये 12 kg के ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। हाई कॉस्ट और एंट्री बैरियर्स के वजह से इंडिया में सिर्फ 3 अपस्ट्रीम एल्यूमिनियम कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ओन्ड नाल्को, बिरलास का हिंडाल्को और अनिल अग्रवाल का वेदांता। वेदांता इंडिया का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। एल्यूमिना रिफाइनिंग से लेके डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स तक वेदांता सब कुछ करता है। फाइनेंशियल 25 में वेदांता के एल्यूमिनियम सेगमेंट का रेवेन्यू 38,500 करोड़ था और इबिडा लगभग 18,000 करोड़। कंपनी के पास ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्मेल्टर्स हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा स्मेल्टर की कैपेसिटी 18 लाख टन्स पर एनम है। ये ग्लोबली सबसे बड़े सिंगल लोकेशन एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में से एक है। फाइनेंशियल 24 में वेदांता का स्मेल्टिंग कैपेसिटी 23.7 लाख टन्स था और इसे फाइनेंशियल 24 तक 31 लाख टन्स पर एनम तक लेके जाने का प्लान है। कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ साथ कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी फोकस कर रही है। हाल ही में वेदांता ने बॉक्साइट माइंस और 5 कोल माइंस अक्वायर किए हैं। इससे वेदांता एक एंड टू एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बनना चाहती है। प्लस कंपनी एक ग्रीन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन फैसिलिटी भी प्लान कर रही है। अब हिंडाल्को की बात करें तो ये कंपनी एल्यूमिनियम के एंड टू एंड सप्लाई चेन में प्रेजेंट है। हिंडाल्को इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में एल्यूमिनियम के लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। हिंडाल्को के पास झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 25 बॉक्साइट माइंस हैं और एमपी, यूपी एंड उड़ीसा में एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हैं। फाइनेंशियल 25 में कंपनी की एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी 13.4 लाख टन्स थी और अब कंपनी ओडिशा और एमपी में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है। साथ ही कंपनी 2 नए कोल माइंस भी डेवलप कर रही है। इन दोनों माइंस की कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 1.65 करोड़ टन्स पर एनम होगी। इससे कंपनी की कोल सप्लाई चेन बेटर हो सकती है और ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल 24-25 में हिंडाल्को के एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम सेगमेंट का रेवेन्यू लगभग 38,000 करोड़ था और इबिडा 16,000 करोड़ था, यानी 42% इबिडा मार्जिन। इबिडा का ग्रोथ रेट देखें तो ये ईयर ऑन ईयर 78% का इंक्रीज है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इनफैक्ट हिंडाल्को के लिए एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल 25 में एल्यूमिनियम सेगमेंट ने टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में सबसे कम कंट्रीब्यूट किया था, लगभग 18%, लेकिन इसी सेगमेंट ने इबिडा में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, लगभग 48%। अब नाल्को की बात करें तो ये एक नवरत्न कंपनी है।
ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। इनकी प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.6 लाख टन थी। कंपनी के पास ओडिशा में बॉक्साइट माइन, एल्यूमिना रिफाइनरी, एल्यूमिनियम स्मेल्टर और कैप्टिव पावर प्लांट है और ये कंपनी वर्ल्ड की लोएस्ट कॉस्ट बॉक्साइट एंड एल्यूमिना प्रोड्यूसर है। कॉस्ट को और रिड्यूस करने के लिए कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट कर रही है। हाल ही में नाल्को ने 35,600 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नेक्स्ट 5 इयर्स में करेगी एंड इससे 3 प्लांट्स डेवलप करेगी। 35,600 करोड़ का ब्रेकअप देखें तो 18,000 करोड़ ओडिशा में एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर बिल्ड करने में लगेगा, 12,000 करोड़ एक कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए लगेगा और बाकी 5,600 करोड़ एक एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट सेटअप करने में लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की रेवेन्यू लगभग 17,000 करोड़ थी और पैट 5,000 करोड़ था, यानी 31% पैट मार्जिन। इन एक्सपेंशन से कंपनी टारगेट कर रही है कि उनकी रेवेन्यू नेक्स्ट 5 इयर्स में 25,000 करोड़ हिट कर जाए और उन्हें महानवरत्न का स्टेटस मिल जाए। नाल्को का ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे प्राइमरी एल्यूमिनियम डिमांड को मीट करने में हेल्प करेगा। प्राइमरी एल्यूमिनियम का डिमांड ग्रोथ देखें तो ये 5.6% CAGR से बढ़ रहा है, बट इंटरेस्टिंगली हमारे कंट्री का सेकेंडरी एल्यूमिनियम डिमांड प्राइमरी डिमांड से फास्टर ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच सेकेंडरी एल्यूमिनियम का डिमांड लगभग 10% के CAGR से बढ़ा। सेकेंडरी एल्यूमिनियम यानी रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कॉस्ट और एनवायरमेंटल डैमेज दोनों ही प्राइमरी एल्यूमिनियम से कम होता है। रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम प्राइमरी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में सिर्फ 5% एनर्जी कंज्यूम करता है और 5% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करता है। शायद इसीलिए सेकेंडरी एल्यूमिनियम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सेकेंडरी एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा यूज लगभग 45% ऑटो सेक्टर में है और क्योंकि मेजर OEMs जैसे हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, सेकेंडरी एल्यूमिनियम कैपेसिटी भी नॉर्दर्न स्टेट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जहां एक तरफ प्राइमरी एल्यूमिनियम मार्केट में सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स हैं, सेकेंडरी मार्केट काफी फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है। टोटल रिसाइकलिंग मार्केट का 55 to 60% डिमांड छोटे प्लेयर्स ही केटर करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की बात करें तो CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी, सनाल्को, डाइकी एल्यूमिनियम जैसे कुछ कंपनीज इस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। हिंडाल्को की US सब्सिडरी नोवेलिस दुनिया की लार्जेस्ट सेकेंडरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। नोवेलिस के पास 15 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस 9 कंट्रीज। नोवेलिस हर साल लगभग 82 बिलियन बेवरेज कैन्स रिसाइकल करता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का नेट सेल्स लगभग $17 बिलियन था और नोवेलिस ही हिंडाल्को के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 59%। पर आपको पता है इंडिया एल्यूमिनियम स्क्रैप के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। हम अपने स्क्रैप रिक्वायरमेंट का 85 to 90% इंपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्टर हैं। ये चार्ट देखो, टोटल एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स में एल्यूमिनियम स्क्रैप का शेयर सबसे ज्यादा रहा है। ये हम मोस्टली US, UK, UAE और सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं। हमारा स्क्रैप इंपोर्ट 2019 से 2023 तक 7.9% CAGR से बढ़ा है। ये हमारे प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन से फास्टर ग्रोथ है। बढ़ते इंपोर्ट्स का एक मेजर रीजन है लोअर इंपोर्ट ड्यूटी। आज के दिन इंडिया में एल्यूमिनियम स्क्रैप पे सिर्फ 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी है और प्राइमरी एल्यूमिनियम पे 7.5%। तो यूजर्स प्राइमरी एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने की जगह एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर लेते हैं। इंडिया का एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग रेट भी ग्लोबल एवरेज से कम है। हमारा रिसाइकलिंग रेट 25% है जबकि ग्लोबल एवरेज 35% है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी इंडिया में रिसाइकलिंग मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रेगमेंटेड है। कंपनीज एडवांस रिसाइकलिंग टेक्निक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, प्लस हमारा स्क्रैप कलेक्शन प्रोसेस भी इनएफिशिएंट है। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत सारा एल्यूमिनियम स्क्रैप रिसाइकल होने की जगह रद्दी में चला जाता है। और सिर्फ रिसाइकलिंग ही नहीं, इंडिया के एल्यूमिनियम सेक्टर में हमें 4 और चैलेंजेस समझ में आए। पहला चैलेंज है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ये चार्ट देखो, इंडिया का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे हाई है। यस, इवन आफ्टर नाल्को बीइंग लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन बॉक्साइट, हमारा जो फाइनल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत हाई है। हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन देखा जाए तो ये $2,100 है, जबकि ग्लोबल एवरेज $1,945 है। यानी इंडिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबल एवरेज से 8% ज्यादा है। इसका मेजर रीजन है कि हमारे एनर्जी कॉस्ट्स हायर हैं। चाइना, रशिया, कनाडा में कोल और एनर्जी सब्सिडीज मिलते हैं, इसलिए इनका एनर्जी कॉस्ट हमसे काफी कम है। एज अ रिजल्ट इंडिया का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन बाकी कंट्रीज से ज्यादा है।
दूसरा चैलेंज है रॉ मटेरियल सप्लाई शॉर्टेज। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए कोल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, लेकिन इंडिया में कोल का सप्लाई नॉन पावर सेक्टर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर 2 आवर्स या उससे ज्यादा का पावर इंटरप्शन हो जाए तो मोल्टन एल्यूमिनियम सॉलिडिफाई होने लगता है और ऐसे में प्रोडक्शन फैसिलिटी को मिनिमम 6 मंथ्स के लिए बंद करना पड़ता है। प्लस ऑपरेशंस रिज्यूम करने के बाद कम से कम 1 साल लगता है टू अचीव द डिजायर्ड मेटल प्योरिटी, वो भी तब जब पावर सप्लाई कंटिन्यूअस रहे। शायद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंडियन कंपनीज कैप्टिव कोल प्लांट सेटअप कर रहे हैं ताकि कंसिस्टेंट सप्लाई बनी रहे। पेट्रोलियम कोक, कॉस्टिक सोडा और एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन हम इनके लिए भी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। तीसरा चैलेंज है हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेक्स। 1 टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑन एन एवरेज 20 टन ऑफ रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नीडेड होता है। आज के दिन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंट होने की वजह से और रेक्स की कमी होने की वजह से हमें रेलवे की बजाय रोडवे से ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। ये एक्सपेंसिव पड़ता है, प्लस ये एनवायरमेंट के लिए भी हानिकारक है। फोर्थ चैलेंज है राइजिंग डाउनस्ट्रीम इंपोर्ट्स। देखो, जैसा मैंने बताया, चाइना लो कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है और इससे वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स जैसे एल्यूमिनियम रॉड्स, शीट्स, बार्स वगैरह बनाता है। अब क्योंकि चाइना का एल्यूमिनियम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम है, वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को भी लो प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर सकता है और वो एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। अगर चाइना का टोटल एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट स्प्लिट बाय वैल्यू देखें तो चाइना सिर्फ 3% प्राइमरी एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है और 97% डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का एक्सपोर्ट स्प्लिट बाय वैल्यू देखें तो हमारा 65% एक्सपोर्ट प्राइमरी एल्यूमिनियम का है और सिर्फ 35% डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स का। और चाइना के इन चीप एक्सपोर्ट्स इंडियन डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स को अनकंपिटिटिव बना देते हैं। क्यों? देखो, इंडियन प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स अपने प्राइसेस इंपोर्ट पैरिटी के हिसाब से सेट करते हैं। मतलब लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के ऊपर वो 7.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 0.75% सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करते हैं और डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स जो एल्यूमिनियम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचते हैं। इससे डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स के लिए रॉ मटेरियल यानी प्राइमरी एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ जाता है व्हेन कंपेयर्ड टू देयर चाइनीज काउंटरपार्ट। और रॉ मटेरियल कॉस्ट ही डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, लगभग 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट। एज अ रिजल्ट, इंडियन डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स लेस कंपिटिटिव हो जाते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में और इसीलिए इंडिया में डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2014 से 2023 तक डाउनस्ट्रीम इंपोर्ट्स 5.7% सीजीआर से बढ़े और ये एक प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि पूरे एल्यूमिनियम सेक्टर का 60% वैल्यू एडिशन डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में ही होता है। हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं बाय नॉट एक्सपोर्टिंग डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। हिंडाल्को के टोटल टर्नओवर का सिर्फ 18% एक्सपोर्ट से आता है। 2023 में चाइना ने अकेले ही ग्लोबल डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स में 30% कंट्रीब्यूट किया था और इसके पीछे ना उनके टैक्स पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ था। देखो, एक तरफ चाइना ने प्राइमरी एल्यूमिनियम पे 30% एक्सपोर्ट टैक्स लगाया और दूसरी तरफ डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे 13% का वैट रिबेट दिया। मतलब कंपनीज अगर प्राइमरी एल्यूमिनियम बेचती तो उनका इफेक्टिव प्राइस बहुत हाई हो जाता, बट अगर वो फिनिश प्रोडक्ट बनाकर बेचती तो उनको रिबेट और रिफंड मिलता। तो जाहिर है कंपनीज ने हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स को, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने पे फोकस किया क्योंकि उनको उसी में ज्यादा इंसेंटिव नजर आया। बीसीजी का ये 2013 का चार्ट देखो, इससे आपको समझ आएगा कि चाइना का कॉस्ट कंपेटिटिवनेस डाउनस्ट्रीम में कितना हाई था। एंड एज अ रिजल्ट 2005 से 2016 के बीच चाइना का शेयर इन ग्लोबल सेमी फिनिश्ड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ा और बाकी कंट्रीज का गिर गया। लेकिन दिसंबर 2024 में चाइना ने ये टैक्स रिबेट हटा दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि इस रिबेट के हटने की वजह से चाइनीज कंपनीज के लिए सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स थोड़े कम लुक्रेटिव हो जाएंगे। इंडिया में इसके कुछ अर्ली साइंस दिख भी रहे हैं। हिंडाल्को ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 के एनुअल रिपोर्ट में कहा कि वो फाइनेंशियल ईयर 30 तक अपने डाउनस्ट्रीम एबिटा को फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले 4 गुना बढ़ा देंगे। प्लस चाइना में एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए एनुअल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे 45 मिलियन टन्स यानी 4.5 करोड़ टन्स का कैप भी लगा हुआ है। तो ओवर टाइम चाइना में सप्लाई कम हो सकती है। बढ़ते डिमांड की वजह से बीसीजी एक्सपेक्ट कर रही है कि 2030 तक ग्लोबल एल्यूमिनियम में 16 मिलियन टन्स तक का शॉर्टेज हो सकता है, यानी 1.6 करोड़ टन्स का। और फाइनेंशियल टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से 2026 तक एल्यूमिनियम का प्राइस $3,000 पर टन हो सकता है। इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 47 तक एक्सपेक्टेड है कि हमारा डोमेस्टिक एल्यूमिनियम कंजम्पशन 49 लाख टन से 5.7 टाइम्स बढ़ के 2.8 करोड़ टन हो सकता है।
इस डिमांड को मीट करने के लिए हमें अपने डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर हमें एल्यूमिनियम सेक्टर में आत्मनिर्भरता अचीव करनी है तो हमें इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या हम एल्यूमिनियम में सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताना। हमने सिल्वर और कॉपर पे भी ऐसे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आपको किसी और कमोडिटी के बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप कमेंट में हमें जरूर बता देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।